हिंदी के लिए शहीद होने का मौका अभी आया था, पर वह टल गया। हिंदी माता मुझे धिक्कारती होगी। मेरा अपराध नहीं है, मैं तो प्रस्तुत था, पर ड्राइवर ने ऐन मौके पर बस को खाई में गिरने से बचा लिया। ड्राइवर हिंदी द्रोही है, जिसने एक हिंदी लेखक को शहीद नहीं होने दिया। सवाल उठ खड़ा होगा कि बस दुर्घटना और हिंदी भक्ति का क्या संबंध है? आगे बताऊंगा। अभी थोड़ी देर सस्पेंस पैदा करने का इरादा है। शहीद होने की इच्छा बचपन से ही है। एक नेता हम लड़कों की प्रभात फेरी निकलवाया करते थे। गाते थे, आओ प्यारे वीरों आओ, मातृभूमि पर बलि बलि जाओ। एक दिन गिरफ्तारी का मौका आया। हम सब उनके प्यारे वीर एक जगह इंतजार करने लगे कि हम नेता आएंगे और हमारा नेतृत्व करेंगे, हम शहीद हो जाएंगे। पर खबर आई कि वे पाखाने में छिप गए हैं। हम लोग स्कूल चले गए। नेता पाखाने में छिप जाएं तो अनुयायियों को स्कूल चले जाना चाहिए। बाद में वे पकड़ लिए गए। पुलिस जानती है कि डरा हुआ देशभक्त बेडरूम में नहीं, पाखाने में छिपता है। बेडरूम में छिपने वाले वीर 18वीं शताब्दी तक होते थे। रनिवास उनका इंतजार करता रहता था कि वीर भागकर आवाएं। अब हम प्यारे वीर क्या करते? हमारी स्कूल में हाजिरी लग चुकी थी। जिसकी कहीं हाजिरी लग जाए वह शहीद कैसे हो सकता है? नेता को पहचानने में भूल हो गई थी। एक क्रांतिकारी कवि को पहचानने में भी भूल हुई जा रही थी। उन्हें कविता में क्रांति देवी के उरोज दिखते थे। एक दिन उन्होंने कविता पढ़ी तो ऐसा लगा कि आज इन्हें क्रांति देवी कहीं मिल जाएं तो ये बलात्कार कर लें। हम छोटे लोगों ने तब आपस में कहा कि यारो, फिलहाल क्रांतिकारिता छोड़ो, पहले इनसे क्रांति देवी का शील बचाओ। क्रांति करने की तरह ही जरूरी है क्रांति के शील की रक्षा। असावधानी के कारण दुनिया में कई क्रांतियों का शील भंग हो चुका है। उस बस ड्राइवर ने कैसे मुझे धोखा दिया बताता हूँ। रात की बस में ग्वालियर से जबलपुर आ रहा था। रास्ते में हिंदी भक्तों ने तमाम अंग्रेजी के रोड साइन मिटा दिए थे। उनकी जगह हिंदी में लिखे नहीं गए थे। आंदोलनकारी तो सिर्फ मिटाता है, बनाता थोड़े ही है। लोक कर्म विभाग ने भी हिंदी में चेतावनी नहीं लिखी थी। वह लोक कर्म विभाग है, वह लोक कर्म विभाग है ना। जब लोक मिटाने का कर्म करने पर तुला हो तब विभाग क्या दखल दे। एक बड़ा बोर्ड मिटा था। आगे समझ में आया कि उस पर लिखा होगा डेंजरस कर्व अहेड। आगे खतरनाक मोड़ है। खतरनाक मोड़ ही नहीं, खाई भी थी। बस तेजी में थी। ठीक मोड़ पर ड्राइवर संभल गया। उसने बड़ी कुशलता से बस को बचा लिया। किर किर की आवाज़ हुई, झटका लगा। सोते और ऊगते मुसाफिर एकदम चैतन्य हो गए। डर अच्छा टॉनिक है, बस 3-4 इंच से ही बची होगी। अगर बस गिर जाती तो हम मर जाते। मरते तो बहुत लोग, पर मेरा मरना भाषा के इतिहास में विशेष महत्व रखता। मैं हिंदी का लेखक हूँ। मेरी मौत इसलिए होती कि अंग्रेजी की चेतावनी ड्राइवर ने नहीं ली। अंग्रेजी में चेतावनी लेकर जीने से मरना बेहतर। अगर मैं रेलगाड़ी के सामने गिरकर मरने पर उतारू हूँ और कोई कहे मृत्यु का वर्ण मत करो तो मैं नहीं मरूंगा, पर कोई कहे डोंट डाई तो मैं फौरन मर जाऊंगा। भाषा पहले, प्राण बाद में। प्राणों से ज़्यादा भाषा प्यारी होती है, क्योंकि मुर्दा भी तो मातृभाषा की जय बोलता है। इसलिए बहुत सी बातें मुर्दों को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। ड्राइवर ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे हिंदी के लिए शहीद नहीं होने दिया। अगर मर जाता तो कितनी शोहरत होती। आखिर मैं भी तो उन्हीं की संस्कारी का बेटा हूँ, जो जिंदगी को नकार कर मृत्यु के बाद सार्थकता चाहते हैं। बड़ी शोहरत होती है। मेरी आत्मा किसी कोने से साथी लेखकों को ईर्ष्या से जलते देखती। जुलूस निकलता, जय के नारे लगते और टिप्पणियाँ छपती। अमुक लेखक हिंदी के लिए शहीद हो गया। लिखकर उससे हिंदी की कोई सेवा नहीं हुई। कुछ हंसी मजाक लिख लेता था, पर इस मौत से वह हिंदी सेवकों का नेता हो गया। सारा हिंदी संसार उसके सामने नतमस्तक है। हिंदी आंदोलन के प्रमुख नेता आदर प्रकट करने के लिए अपना झंडा मेरे हाथ में देते, यह सोचकर कि बाद में ले लेंगे, पर मुर्दा जकड़ जाता है। झंडा मेरे हाथ में जकड़ जाता। खींचतान करने पर झंडा छूटता नहीं। वे रोने लगते। लोग समझते कि वे शहीद के लिए रो रहे हैं, पर वास्तव में वे अपना झंडा छिन जाने के कारण रो रहे होते। आंदोलन की यही ट्रेजेडी कभी कभी हो जाती है। इनके झंडे मुर्दों के हाथ में यह सोचकर दे दिए जाते हैं कि चाहे जब छीन लेंगे, आखिर मुर्दा ही तो है।
पर मुर्दा झंडे को जकड़ लेता है और अपने साथ चिता पर ले जाता है। कितने ही झंडे मुर्दों के साथ चिता पर चले गए हैं, लेकिन यह सब झूठ है। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि जान देकर शहीद हूँ। मैं भी बिना मरे शहीद होना चाहता हूँ। होते देखता हूँ इसलिए होना चाहता हूँ, हो नहीं सकता इसलिए जिंदा शहीदों से ईर्ष्या करता हूँ। मैंने समझ लिया कि होश हवास में मैं किसी भी भाषा का नेता नहीं बन सकता, क्योंकि होश हवास में मैं वह नहीं कर सकता जो साहित्य या भाषा में नेता बनने के लिए करना पड़ता है। मेरी एकमात्र उम्मीद एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट नहीं हो रहा, इसलिए बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। भाषाओं को लेकर इतने आंदोलन हो गए, मैं क्या उनमें शरीक नहीं हो सकता था? इतने खूबसूरत भाषाई दंगे हो गए, मज़ा आ गया। इस महान देश में हर पवित्र और पूज्य चीज़ दंगे के काम आती हैं। दुनिया में कहीं भी गाय की पूजा नहीं होती, इसलिए वह दूध के काम आती है। यह गाय पूजी जाती है, इसलिए दंगे के काम आती है। गाय के दूध से जिन बच्चों को पुष्ट होना चाहिए वे गाय के दंगे में मारे जाते हैं। वाह माता, दुनिया में भाषा अभिव्यक्ति के काम आती है, इस देश में भाषा दंगे के काम आती है। पहले मैं बड़ा भोला था, भाषाओं को मैं बड़ी भली प्यारी बहनें समझता था। भाषा भगिनी कितना मधुर लगता था, अनुप्रास तो और मोहित करता था। पर अब समझ गया हूँ कि यह सब चुड़ैले हैं। कई देवियाँ अनुभव के बाद चुड़ैले लगती हैं। किशोर नोट कर लें, ये भाषा भगिनियाँ जो चुड़ैले हो गई हैं, एक दूसरे के घरवाले की तनख्वाह देकर जलती हैं और लड़ती हैं। उस रात बस में बैठे बैठे यही सोच रहा था। रात आधी से ऊपर हो गई थी, बाकी मुसाफिर सो गए थे या ऊँघ रहे थे। मेरे दाएं और बाएं सट कर बैठे यात्रियों से मैंने 5-6 घंटों में एक बात भी नहीं की थी। सुखद यात्रा का एक नुस्खा यह है कि बगल वाले से बातचीत का संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ा कि वह तुम्हारा चैन हराम कर देगा, सवाल पर सवाल करेगा। एक सवाल जिसने मुझे बहुत बोर कर दिया वह है, क्यों साहब, इस देश का आखिर क्या होगा? एक बार मैंने खींचकर यह कह दिया था, मैं क्या जानूं, जिनका देश है उनसे पूछो। मैं ना देश का मालिक ना उनका चौकीदार। उसे बुरा लगा, उसने कहीं मेरी रिपोर्ट की होगी। वह देशभक्त था। यूँ तो सुअर की मातृभूमि को प्यार करता है, मगर मातृभूमि से उसे कौन चीज़ लेकर खाने को अधिकार है, यह हम सब जानते हैं। मेरे वे दोनों अपरिचित सहयात्री अब नींद की झोंक में मेरी गोद में पड़े थे। राहत बहुत बदमाश होती है, अपरिचित को गोद में डाल देती है। नींद आते ही उन्होंने मुझे माँ या प्रेमिका समझ लिया होगा या सिर्फ बिस्तर समझा हो, मगर मैं जाग रहा था, सोचकर परेशान हो रहा था और ड्राइवर को देख रहा था कि इसे ऊँघ तो नहीं आ रही। झाड़ देखता, खंबे देखता, कहीं इनसे बस टकरा तो नहीं जाएगी। पुनः आता तो आशंकित सचेत हो जाता। कबीर ने कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। बाकी यात्री झांसी में खाकर ललितपुर में सो गए थे। मैं जाग रहा था और रो रहा था। चौकन्नापन का टैक्स हर एक को चुकाना पड़ता है। कोई शरीर के स्तर पर चुकाता है, कोई चेतना के स्तर पर। जो इस टैक्स की चोरी करता है वे बड़े सुखी होते हैं। मेरठ के दंगे के वक्त में दिल्ली में था। लेखक मित्र बड़े परेशान थे, सोच रहे थे कि लेखकों का एक सम्मेलन इस भर्ती सांप्रदायिकता और फास्टिस्टवाद पर विचार करने के लिए बुलाया जाए। कम से कम एक चेतावनी देने का कर्तव्य तो लेखकों को करना चाहिए। तब एक नए प्रतिष्ठित कवि से भी बात की। उससे कहा, मैं तो कवि हूँ, मेरा काम कविता करना है, मुझे इस सब से क्या मतलब। और वह डोसा खाने लगा। खावे और सोवे, यह तो ठीक है, मगर सभी जागने वाले रोते नहीं हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, पर रात में सिर्फ संयमी ही नहीं जागते। अभी एक विश्वविद्यालय की बैठक में गया था। 101 सदस्य होंगे, सब के सब सचेत, निस्वार्थी और ईमानदार। इतने ईमानदार आदमी मैंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। 1-2 ईमानदारों को तो मैं सह लेता हूँ, मगर 50 ईमानदारी के बीच जी घबराने लगता है। अभ्यास नहीं है। वे सब जाग रहे थे, सब चिंतित थे, सब चौकन्ने थे और सब विश्वविद्यालय के हित के लिए मरे जा रहे थे। मगर हर एक की बात में दांव पेच सोचा। कबीरदास से कहूँ, बाबा मामला इतना सरल नहीं है कि जागे और रोवे, जमाना जटिल हो गया है। यह भी होता है कि जागे और लूटे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार बताएं कि परसाई जी ने इस व्यंग का मतलब हिंदी पर शहीद होना, जिसका टाइटल था शहादत जो टल गई, से क्या तात्पर्य था।